नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कर स्टडी IQ में। आज हम 10 सितंबर 2020 के नेशनल करंट अफेयर करेंगे जो आने वाले दिल्ली पुलिस एग्जाम्स और ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हमारा का पहला ऑप्शन है, हाल ही में किसको SIAM का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ऑप्शन है, वेंकटेश गुलाटी को, केनिची आयुकावा को, विस्टेन विसेरी को, प्रयोग से भी। इसका सही आंसर है केनिची आयुकावा को। मारुति सुजुकी के MD और CEO केनिची आयुकावा को 2 साल की अवधि के लिए सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह राजन बडेरा का स्थान लेंगे। साथ ही अशोक लीलैंड के MD और CEO विपिन सोंधी को SIAM के नए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। SIAM भारतीय मोटर वाहन उद्योग का सर्वोच्च निकाय है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर की स्थापना जुलाई 2012 में की। किसका मुख्यालय है? नई दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने अपना नाम बदलकर VI करने की घोषणा की। ऑप्शन है, वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, AC दोनों। इसका सही आंसर है A एंड C दोनों। वोडाफोन आइडिया कंपनी ने अपना नाम बदलकर VI किए जाने की घोषणा की है, जिसके बाद अब कंपनी के सभी उत्पादों पर नया नाम और नया लोगो दिखाई देगा। टेलीकॉम कंपनी ने एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंपनी का नाम बदलने की घोषणा की। ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी का नाम एक ब्रांड में विलय के बाद 2 ब्रांडों को बनाए रखने की लागत को कम करने के लिए कंपनी के प्रयासों के तहत बदला गया है। कंपनी ने नाम बदलने का फैसला ऐसे समय पर लिया है जब जून 2020 के अंत में विलय के समय वोडाफोन आइडिया ने अपने ग्राहक बेस को 408 मिलियन से 280 मिलियन पर गिरते हुए देखा है। इसमें वोडाफोन ने प्रीमियम शहरी ब्रांड पर ध्यान दिया, जबकि आइडिया ग्रामीण प्रमुख ब्रांड रहा। विलय के बाद दोनों ब्रांडों की शहरी ग्रामीण ग्राहक बेस में गिरावट आई है। VI के बारे में, VI को बदलते समय में ग्राहकों की जरूरतों के साथ मजबूत करने, भरोसेमंद, चुस्त, सहज और एक ब्रांड के रूप में पेश किया गया है। यह ग्राहकों को एक बेहतर आज और एक बेहतर कल के उद्देश्य के साथ जीवन में आगे बढ़ने में मदद करने के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने उत्तरी कैरोलिना के विल्मिंगटन को पहली विश्व युद्ध 2 हेरिटेज सिटी घोषित किया। ऑप्शन अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन। इसका सही आंसर है अमेरिका ने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तरी कैरोलिना के विल्मिंगटन को पहली विश्व युद्ध 2 हेरिटेज सिटी घोषित किया है। यह घोषणा 2 सितंबर 2020 को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक समारोह के दौरान की गई। युद्ध के दौरान विल्मिंगटन उत्तरी कैरोलिना शिप बिल्डिंग कंपनी की साइट थी, जिसमें संघीय सरकार के आपातकालीन जहाज निर्माण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 5 वर्षों में 243 जहाजों का निर्माण किया था। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन। इसके राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और इसकी मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ऑप्शन है, राकेश अस्थाना को, वेंकटेश गुलाटी को, अशोक कुमार को, प्रयोग से भी। इसका सही आंसर है वेंकटेश गुलाटी को। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने वेंकटेश गुलाटी को वर्ष 2020-22 के लिए अपना 35वां अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। वह FADA के वर्तमान अध्यक्ष आशीष हंसराज काले का स्थान लेंगे। वेंकटेश गुलाटी के बारे में, गुलाटी इलाहाबाद और फरीदाबाद में सक्रिय यूनाइटेड ऑटोमोबाइल के निदेशक हैं। यूनाइटेड ऑटोमोबाइल वर्ष 1985 से ऑटो डीलरशिप के कारोबार में शामिल है और महिंद्रा एंड महिंद्रा और बजाज ऑटो जैसे ब्रांडों की डीलर है। यूनाइटेड ऑटोमोबाइल 1951 में ट्रांसपोर्ट बिजनेस के रूप में शुरुआत करने वाली यूनाइटेड ग्रुप का हिस्सा है। ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की स्थापना 1964 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो स्पैरो शुरू किया। मनोज सिन्हा, अमित शाह, डॉक्टर हर्षवर्धन, मनोहर लोहिया। इसका सही आंसर है मनोज सिन्हा ने। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो स्पैरो शुरू किया। स्पैरो के बारे में, स्पैरो प्रणाली से लगभग 1289 अधिकारियों को लाभ मिलेगा और जिसका उद्देश्य संक्रमण के दौरान मूल्यांकन रिपोर्ट किए देरी के नुकसान से बचने,
JKAS अधिकारियों के प्रदर्शन मूल्यांकन को बेहतर निगरानी और समय पर पूरा करने के लिए अधिक पारदर्शिता लाना है। इस परियोजना को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और सामान्य प्रशासन विभाग के सहयोग से जम्मू कश्मीर ई गवर्नेंस एजेंसी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। कोई भी आवेदक स्पैरो सिस्टम का उपयोग करके कहीं से भी और कहीं भी APR फाइल कर सकता है। इनबिल्ट अलर्ट मैकेनिज्म और ऑनलाइन स्टेटस चेक्स प्रदान करने के कारण प्रक्रिया को सहज, त्वरित और सुविधाजनक बनाने की उम्मीद है। मेरा ऑप्शन है। हाल ही में किसने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी इमांस्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? DRDO ने, इसरो ने, ICMR ने प्रयोग से भी। इसका सही आंसर है DRDO ने। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो ध्वनि की गति तुलना में 6 गुना अधिक अक्षमता वाला मानव रहित स्क्रैमजेट वाहन है। यह परीक्षण उड़ीसा के तट के पास व्हीलर द्वीप में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स से किया गया था। इसके साथ ही भारत अब अमेरिका, रूस और चीन के उस एलिट क्लब में शामिल हो गया जिसने हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी का विकास और सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अबाउट HSTDV के बारे में। HSTDV स्वदेशी रूप से विकसित हाइपरसोनिक वायु श्वास स्क्रैमजेट तकनीक का परीक्षण करता है। स्क्रैमजेट वायु श्वास जेट इंजन का एक प्रकार है जो ध्वनि की गति की तुलना में बहुत अधिक गति वाले एयर फ्लो को संभालने की क्षमता रखता है। हाइपरसोनिक क्रूज यान को एक विशेष सॉलिड रॉकेट मोटर का उपयोग करके लॉन्च किया गया था, जो इसे 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाएगा। योजना अनुसार क्रूज वाहन से अलग हो गया और हवा लेने लगा। हाइपरसोनिक दहन निरंतर बना रहा और क्रूज यान अपने निर्धारित रास्ते पर ध्वनि की गति की तुलना में 6 गुना अधिक वेग से चलता रहा, जो 20 सेकंड से अधिक समय तक लगभग 2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ईंधन इंजेक्शन और स्क्रैमजेट के ऑटो अग्निशन जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं ने तकनीकी परिपक्वता का प्रदर्शन किया। DRDO के अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। मेरा अगला प्रश्न है। हाल ही में किस मंत्रालय ने एक टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन सेवा किरण का शुभारंभ किया? पर्यटन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन सेवा किरण का शुभारंभ किया। इस हेल्पलाइन को विशेषकर कोरोना-19 महामारी के दौरान बढ़ती मानसिक बीमारी की घटनाओं को देखते हुए शुरू किया गया है। हेल्पलाइन 1800-500-0019 मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को राहत और मदद उपलब्ध कराएगी। किरण हेल्पलाइन के बारे में। यह हेल्पलाइन वैगरता, जुनूनी, बाध्यकारी विकार, आत्महत्या, अवसाद, पैनिक अटैक, समायोजन विकार, पोस्ट ट्रोमेटिक तनाव विकार और नशीले पदार्थों के सेवन से संबंधित मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों का समाधान करने का काम करेगी। यह मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास सेवाएं प्रदान करेगी। यह पहले चरण में सलाह परामर्श प्रदान करने के लिए एक जीवन रेखा के रूप में कार्य करेगी। यह BSNL के तकनीकी समन्वय के साथ 24 आवर्स उपलब्ध होगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं दावरचंद गहलोत। हमारा अगला प्रश्न है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए किसको व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है? मैथ्यू एडन, रिकी पोंटिंग, लिसा सिंह, A&C दोनों। इसका सही आंसर है A&C दोनों। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू एडन और भारतीय मूल की राजनेता लिसा सिंह को व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है। भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया की विदेश और आर्थिक नीति के रिश्तों को आगे बढ़ाने में परिषद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया भारत परिषद के बोर्डों में 3 नई नियुक्तियों की घोषणा की गई। अशोक जैकब को अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है और 3 नए बोर्ड सदस्यों में शामिल होंगे। मैथ्यू एडन के बारे में। मैथ्यू एडन पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 103 टेस्ट और 161 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। उन्होंने 40 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाए हैं। उन्हें खेल में उत्कृष्टता के लिए साल 2010 में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का सदस्य बनाया गया था। इसके अलावा एडन ने 2018 से इंस्टीट्यूट फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया एंगेजमेंट में बोर्ड के सदस्य के रूप में काम किया है। लिसा सिंह के बारे में। लिसा सिंह ने 2010 से 2019 तक संघीय सीनेट में
तस्मानिया का प्रतिनिधित्व किया है। वह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का बढ़ावा देने में भारतीय विरासत के व्यक्ति के रूप में उनकी सेवा के लिए भारत सरकार से प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार पाने वाली राजनेता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। इसकी मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और इसकी राजधानी है कैनबरा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, ब्रिटेन, अमेरिका। इसका सही आंसर है सऊदी अरब ने। वर्ष 2020 के अंत में सऊदी अरब द्वारा आयोजित की जाने वाली शिक्षा मंत्रियों की बैठक G20 लीडर्स समिट 2020 के लिए शेरपा ट्रैक के तहत आयोजित की गई। सऊदी अरब की अध्यक्षता में G20 की 2020 गतिविधियों के निम्नलिखित विषय का चयन किया गया है। रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21वीं सेंचुरी फॉर ऑल। इस बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब के शिक्षा मंत्री डॉक्टर अहमद अल अशीख ने की, जहां भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया था। बैठक का फोकस, यह बैठक तीन चयनित किए गए क्षेत्रों संकट के समय शिक्षा निरंतरता, बाल शिक्षा और शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण पर सदस्य देशों के अनुभवों पर चर्चा और साझा करने के लिए आयोजित की गई। G20 के बारे में, G20 19 देशों और यूरोपीय संघ से मिलकर बना संगठन है। G20 के 19 सदस्य देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। इसकी मुद्रा है सऊदी रियाल। महाराज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में संविधान की वकालत करने वाले स्वामी केशवानंद भारती का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? 79 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष, 95 वर्ष। इसका सही आंसर है 79 वर्ष। केरल स्थित इंडनीर मठ के प्रमुख केशवानंद भारती का निधन 79 वर्ष की आयु में हो गया है। वे सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय की किसी भी परिस्थिति में संविधान की मूल संरचना को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता के याचिकाकर्ता के रूप में प्रसिद्ध थे। केशवानंद द्वारा 1973 में याचिका दायर की गई थी, जिसमें केरल सरकार द्वारा मठ की संपत्ति पर प्रतिबंध लगाने के कार्यों को चुनौती दी गई थी। केशवानंद भारतीय मामलों में सुप्रीम कोर्ट की 13 सदस्यीय संविधान पीठ में ने बहुमत के आधार पर यह फैसला दिया था। हालांकि संसद के पास व्यापक शक्तियां, लेकिन किसी भी स्थिति में संविधान की मूलभूत संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता और न ही संसद द्वारा परिवर्तित किया जा सकता। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे YouTube चैनल करिश्मा डे को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।